system was very rigid in Indian system, and some caste was considered as अंत्येजा। अंत्येजा का मतलब होता है जो बाहर, आपके सिस्टम से बाहर की कास्ट, जो फोर्थ कास्ट थी शूद्रास की, दैट वाज कंसिडर्ड बाई लाइक अ अंत्येजा, राइट। तो अंत्येजा का मतलब होता है बाहर से, आउटसाइड द सिस्टम, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड द सिस्टम, सो दैट वर देयर। तो उनकी सिचुएशन बहुत पैथेटिक थी, उनकी कंडीशन बहुत हॉरेबल थी, and that was the reason they have to provide labor, they have to serve under peasants also, they have to serve under zimidars also, they have to serve all three castes. So condition of Antyodaya was not very good. So if you say they have to face lot of oppression, उनको दबाया जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था, and they cannot go for a bigger economic conditions, they cannot improve their condition because they have only to have to serve. Now this is the story of Antyodaya. तो अब इब्न बटूता की क्या एक्साइटमेंट थी अनफैमिलियर चीज़ों के साथ, जब व्हेन ही ऑब्जर्व लॉट ऑफ अनफैमिलियर थिंग्स, तो व्हाट ही यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड व्हाई ही राइट इन हिज ओन राइटिंग अबाउट दिस अनफैमिलियर थिंग्स। सो इफ यू सी 14th century, इब्न बटूता केम बैक टू दिल्ली आफ्टर ट्रैवलिंग सो मेनी एरियाज, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, देन ही केम बैक टू इंडिया, ही केम बैक टू दिल्ली इन 14th century. सो व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन वॉज देयर ऑफ कम्युनिकेशन इन सब कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजाओं का कम्युनिकेशन बाहर के राजाओं के साथ नहीं होता होगा, दिस कम्युनिकेशन वॉज प्रिवलेंट। सो ही रोट दैट सब कॉन्टिनेंट वॉज ए पार्ट ऑफ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। तो सब कॉन्टिनेंट पूरी तरह से कनेक्टेड था कम्युनिकेशन से, whether it has been from China to Northwest Africa. So you cannot say that communication was not prevalent. A mode of transportation cannot be so fasty and but still it was there. So एक अच्छा चेन नेटवर्क था पूरा एशिया से लेके अफ्रीका तक, यूरोप से लेके पूरा एरिया तक. So mainly he met a lot of people. So wherever he traveled, he wrote about the people of that country. इब्न बटूता ने हर लोगों को अपनी राइटिंग में लिखा है, राइट. सो बिकॉज इब्न बटूता ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली, उन्होंने बहुत सारे लैंड एरिया को कवर किया. देन ही विजिटेड सो मेनी श्राइन्स. इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ श्राइन्स, यहाँ पे तो हर जगह को सेक्रेड माना जाता है. सो ही ट्रेवल्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट श्राइन्स, मंदिर को भी देखा उसने, देन चैत्यास को भी देखा, स्तूपास को भी देखा. एंड इब्न बटूता वॉज लविंग इंडियन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर. इफ़ यू सी सिटी का एक कल्चर होता है जिसको हम कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कहते हैं. Cosmopolitan because different type of languages that time, a lot of people used to be together. So that time he likes Ibn Battuta enjoy cosmopolitan culture, right? Because he spent a lot of time with those people who are very much learned, and he spent his time with rulers. Because he himself was a Qazi, he was appointed as a Qazi, Ibn Battuta. So he loves to see cosmopolitan culture and he loved those people who speak Arabic. क्योंकि उसको अरेबिक से बहुत फ्लेयर था, तो ही लव टू सी दोज पीपल हु स्पीक अरेबिक, राइट. ही वांटेड टू मीट दोज पीपल हु स्पीक अरेबिक, पर्शियन एंड टर्किश, क्योंकि उसका वास्ता इनके साथ ज़्यादा पड़ता था. सो ही लव दोज पीपल हु स्पीक पर्शियन लैंग्वेज, हु कैन स्पीक टर्किश लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज, एंड ही लव दोज पीपल हु कैन शेयर देयर आइडियाज़, इन्फॉर्मेशंस, राइट. सो इफ़ वट एवर द थीम ऑफ द स्टोरीज, अब जो उनकी कहानियाँ थी उसमें अगर आप थीम निकालेंगे तो क्या निकलेगा. मेनली ही रोट ही स्टोरी बेस्ड अपॉन मेन. उन्होंने राजाओं के बारे में भी लिखा. राजा कैन बी क्रूअल आल्सो, किंग कैन बी जनरस आल्सो. तो बहुत किंग्स ही रोट अबाउट देम. ही रोट अबाउट द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मेन एंड वुमेन आल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजाओं के बारे में उसने लिखा, ऑर्डिनरी मेन वुमेन के बारे में नहीं लिखा. ही रोट लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन आल्सो. ही ट्राइड टू हाईलाइट दोज थिंग्स विच आर वेरी वेरी अनफैमिलियर. आपके एरिया में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत अनफैमिलियर हो सकती हैं. तो ही ट्राई टू स्ट्रेस मोर ऑन दोज अनफैमिलियर थिंग्स इन स्टोरी. जब हमें कोई चीज़ का पता नहीं होता, व्हेन समथिंग इज अनफैमिलियर टू अस, देन वी ट्राई टू स्ट्रेस मोर ऑन दोज अनफैमिलियर थिंग्स. सो सेम थिंग ही वाज आल्सो स्ट्रेसिंग ऑन दैट थिंग. वो क्यों ऐसा करते थे कि ही ट्राई टू राइट अबाउट अनफैमिलियर थिंग्स, बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंश्योर दैट हिज लिसनर शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट दोज थिंग्स. कि उसका जो लिसनर है, जो उसका पढ़ने वाला है, दैट शुड बी वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट, राइट. सो दैट वाज द रीज़न व्हाई ही यूज्ड टू स्ट्रेस मोर ऑन अनफैमिलियर थिंग्स. तो उन्होंने ऐसे ऐसे एरियाज़ के बारे में लिखा जो बहुत अनफैमिलियर थे.
तो मेनली उनकी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है जो उन्होंने अपनी कहानी में दो चीज़ों को, दो प्लांट्स का नाम बहुत इम्पोर्टेंटली लिया है। एंड दिस क्वेश्चन अगेन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। तो कोकोनट और पान के बारे में उन्होंने बहुत मेंशन किया है, कोकोनट और पान, राइट। तो दिस इज़ मेन ट्रीज और मेन प्लांट्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल कंट्रीज, राइट। सो बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें अनफेमिलियर थिंग के, तो मेनली ही ट्राइड टू राइट और ही हैड अ स्ट्रेटजी वेयर ही डिस्क्राइब्ड अबाउट अनफेमिलियर थिंग। तो ही डिस्क्राइब्ड कोकोनट एंड पान। पान और कोकोनट के बारे में भी उन्होंने काफ़ी लिखा कि उन्होंने ऐसे प्लांट्स के बारे में क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज़ वेरी अनफेमिलियर टू अरेबिक वर्ल्ड, पर्शियन वर्ल्ड, सीरियन वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ की जो मेन क्रॉप है वो कोकोनट नहीं हो सकती, क्योंकि कोकोनट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल, और ये जो उस एरिया से आए थे वो टोटली डेजर्ट है, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स नहीं उगते। तो दिस प्लांट्स आर वेरी वेरी अनफेमिलियर, राइट। कोकोनट बहुत अनफेमिलियर है, पान बहुत अनफेमिलियर है इस एरियाज में। सो इब्न बटूटा ट्राई टू डू लाइक दैट। सो अब हम बात करेंगे इब्न बटूटा और इंडियन सिटीज़ के बारे में। इंडियन सिटीज़ के बारे में वो क्या सोचते थे, उनको कैसी लगती थी इंडियन सिटी। तो इफ़ ही फाउंड दैट इंडियन सिटीज़ आर हैविंग फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, उनको बहुत सारे मौके मिलते हैं, बिकॉज इफ़ यू सी माइग्रेशन आल्सो, वाई पीपल माइग्रेट, बिकॉज दीज सिटीज़ मेनली पुल देम, they attract them towards them. So same way lot of these Indian cities are full of so many opportunities. The person who having good resources, the person who having good skills can come to cities, right? तो cities को कैसे mention किया उसने इब्न बटूटा ने, तो मेनली ही रोट अबाउट इंडियन सिटी दैट इंडियन सिटीज़ वर डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत भीड़ भड़ाके वाले एरिया थे, बहुत पॉपुलेशन थी, पीपल आर वेरी प्रॉस्पेरस, बहुत अमीर लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन सम टाइम देयर वर डिसरप्शंस, कभी कभी ये जो प्रॉस्पेरिटी में है कभी कभी डिसरप्शन भी आ जाती थी। वाई दिस डिसरप्शन आकर, ड्यू टू वॉर, या किसी कंट्री ने, किसी राजा ने अटैक कर दिया, तब आपको इसमें डिसरप्शन भी देखने को मिल रही थी। तो व्हाट अदर थिंग्स ही ऑब्जर्व्ड अबाउट इंडियन सिटीज़, उसने और क्या देखा इंडियन सिटीज़ में, उसने देखा कि इंडियन सिटीज़ आर मेनली क्राउडेड, स्ट्रीट्स बहुत क्राउडेड हैं, बहुत भीड़ से भरी हुई हैं, बट मार्केट्स आर वेरी ब्राइट एंड कलरफुल, बहुत सारा सामान होता है मार्केट्स में, बहुत कलरफुल मार्केट्स होती हैं। सो ही रोट अबाउट दैट, राइट। सो लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स आर देयर इन मार्केट, सो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई दैट आल्सो। तो उसने मार्केट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा। एंड देन ही रोट अबाउट दिल्ली आल्सो, क्योंकि ही रिमेन इन दिल्ली फॉर सो मेनी ईयर्स। उसने लिखा दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है, एंड इट मे बी लार्जेस्ट इन इंडिया। देन मेनली देयर वर टू इम्पॉर्टेंट सिटी दैट टाइम इन इंडिया, वन इज कॉल्ड दौलताबाद एंड वन इज दिल्ली, बट ही टोल्ड दैट दौलताबाद इज आल्सो वेरी प्रॉस्परस, सो ही यूज्ड टू हैव अ रिवैलरी विद दिल्ली। तो दौलताबाद दिल्ली को टक्कर देता है एक तरीके से, ही रोट अबाउट दैट। तो दौलताबाद इज प्लेस इन महाराष्ट्र, बट इट इज़ आल्सो वेरी फेमस, प्रॉस्परस, पॉपुलेटेड सिटी, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दिल्ली, ही रोट अबाउट दैट। तो उसने बाज़ार के बारे में लिखा कि बाज़ार जो एरिया थे वो इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स भी दिखाते थे। बाज़ार पास ऐसी प्लेसेस नहीं होती थी जो बहुत आइसोलेटेड होती थी, ऐसा नहीं था। बाज़ार फॉर वे प्लेसेस वेयर लॉट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैरिड आउट, बाइंग एंड सेलिंग यूज टू टेक प्लेस, और एक ऐसा एरिया था जहाँ पे आपको बहुत सारा सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो बाज़ार में मॉस्क भी होती थी, दैट इज़ आल्सो कंपल्सरी, राइट। हर बाज़ार में एक मॉस्क होती थी, और एक ऐसी जगह होती थी जहाँ लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे, राइट। तो धर्म की बात भी हो रही है, सोशल एस्पेक्ट भी हो रहा है, कल्चरल एस्पेक्ट भी हो रहा है। तो मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन सी, वी कैन ऑब्जर्व कंट्री आल्सो। हम उस शहर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थ्रू मार्केट से ही ले सकते हैं। तो मार्केट को उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया, और एक ऐसी जगह भी होती थी मार्केट में जहाँ पे पब्लिक परफॉर्मेंसेस होती थी, जहाँ पे डांसर्स आते थे, म्यूजिशियंस होते थे, सिंगर्स होते थे, दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो मार्केट बिकम वेरी लाइवली एरिया, राइट। सो मेनली वाई इब्न बटूटा इज सो मच कंसर्न अबाउट बाज़ार, बिकॉज ही एनालाइज टाउन्स। अगर उसको शहर के बारे में बताना है तो उसको मार्केट्स के बारे में बताना पड़ेगा। मार्केट प्रॉस्परस होंगी तो आपके शहर प्रॉस्परस होंगे। तो मेनली मैक्सिमम हिस्टोरियन ट्राई टू राइट अबाउट बाज़ार, तो उन्होंने इसीलिए बाज़ार के बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि बाज़ार इज़ एन एरिया वेयर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वेल्थ लाइज। तो बाज़ार वेल्थ के कारण होगा, और बाज़ार एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रूरल एरिया का जो सरप्लस होता है वो बाज़ार में बिकने के लिए आता है। तो दैट मे बी द रीज़न वाई बाज़ार बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो ऐसा नहीं है कि उसने बाज़ार के बारे में लिखा, इंडियन सिटीज़ के बारे में लिखा, उसने इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में भी लिखा। ही टोल्ड दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज़ वेरी प्रोडक्टिव। इंडियन एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव है क्योंकि हमारा लैंड बहुत फर्टाइल है। दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडियन एग्रीकल्चर इज़ वेरी प्रॉस्परस एंड लॉट ऑफ क्रॉप्स हैव बीन ग्रोन इन इंडिया बिकॉज ऑफ सो मच गुड सॉइल। अगर आप नॉर्थ इंडिया को देखेंगे तो दैट इज़ कवर्ड बाय अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल इज़ कंसिडर्ड टू द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, राइट, जिसके कारण फार्मर्स 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को भी एक साल में ग्रो कर लेते थे। तो दैट वाज द रीज़न व्हाई ही रोट दैट एग्रीकल्चर वाज वेरी प्रॉस्परस। तो उसने देखा कि इंडिया का कनेक्शन दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी है। सब कॉन्टिनेंट जो पूरा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर हम देखें, दैट वाज टोटली इंटीग्रेटेड। तो ऐसा नहीं कि ट्रेड एंड कॉमर्स ओनली आपका रीजनल लेवल पे ही हो रहा है, दैट इज़ कैरिड थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो होल सब कॉन्टिनेंट इज़ इंटीग्रेटेड बाय द सिस्टम। तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा था, चाहे ट्रांसपोर्टेशन ले लें चाहे कम्युनिकेशन ले लें। और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो इंडिया में चीज़ें बनाते थे, उनकी डिमांड वेस्ट एशिया में भी बहुत थी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी थे। तो जो ट्रेडर्स इसका ट्रेड करते थे इंडिया के सामान के साथ, उनको बहुत सारा प्रॉफिट होता था। और इंडियन मैन्युफैक्चर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो जो ट्रेडर्स इसके साथ डील करते थे उनको बहुत सारा प्रॉफिट्स होता था। आर्टिशन मर्चेंट्स को भी बहुत सारा प्रॉफिट होता था क्योंकि उनका सामान बिक रहा है, राइट। तो कौन कौन से ऐसे आइटम थे जो बहुत डिमांड में थे? स्पेशली इंडिया का जो टेक्सटाइल है वो बहुत डिमांड में था, स्पेशली कॉटन क्लॉथ। आज भी अगर हम देखें, हमारा कॉटन क्लॉथ की बहुत अच्छी डिमांड है वर्ल्ड वाइड, बट स्टिल वी हैव अ गुड कॉम्पिटिटर। हमारी मसलिन कंसिडर्ड टू बी वेरी फाइन। मसलिन एक टाइप का कपड़ा होता है जो बहुत महीन होता है, बहुत बारीक होता है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इंडियन सिल्क इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड द वेरी 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 इन डिमांड, राइट। देन ब्रोकेड भी एक टाइप का कपड़ा ही होता है, सैटिन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कुछ ये क्लॉथ है इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इबन बटूटा ने इंफॉर्मेशन भी दी है मसलिन के बारे में। मसलिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में था, तो उसने बोला कि इंडिया में बहुत सारी वैरायटी ऑफ मसलिन्स आर प्रोड्यूस्ड बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओनली रॉयल पीपल फ्रॉम नॉबल फैमिली ओनली कैन परचेज इट, राइट। तो ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती थी, बट स्टिल इट इज़ इन बिग डिमांड आउटसाइड इंडिया, राइट। अब एक अजीब सा सिस्टम था कम्युनिकेशन का। जब आप पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड कर रहे हैं और सारा एरिया आप इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं, आप एक ग्लोबल विलेज का नाम दे रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, राइट। स्टेट बहुत इंश्योर करती थी मर्चेंट्स के लिए। हर स्टेट ट्राई करती है कि उसके मर्चेंट प्रॉस्परस हो, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू मर्चेंट्स ओनली। तो स्टेट काफ़ी ट्राई उस टाइम भी करती थी मर्चेंट्स को इनकरेज करने के लिए, बिकॉज लॉट ऑफ रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड थ्रू मर्चेंट्स। सो स्पेशल ट्रेड रूट्स हैव बीन मेड, राइट। और रूट्स पे इनन बनाए जाते थे, सराय बनाई जाती थी कि अगर ट्रेडर कोई आएगा तो वो रह पाएगा। गेस्ट हाउसेज बनाए जाते थे। ये सारी फैसिलिटी स्टेट को जनरेट करनी पड़ती हैं ताकि ट्रेडर्स वगैरह आएँ और यहाँ पे अपना ट्रेड कर पाए। अगर इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो नो ट्रेडर विल कम, नो, राइट। सो दैट्स द रीज़न वाई state ensured this type of thing should be made, right? So even Batuta was very much amazed by Indian postal system. इंडिया का पोस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था और बहुत एफिशिएंट था इंडिया का पोस्ट सिस्टम। तो आज भी हमारा अगर पोस्टल सिस्टम देखें तो इट्स वेरी वेरी गुड। सो सेम विद दैट टाइम आल्सो द पोस्ट सिस्टम वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर वी एबल टू कम्युनिकेट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए मर्चेंट्स बड़े इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते थे। और पोस्टल सिस्टम बहुत हेल्पफुल था। अगर आपका सामान यहाँ से वहाँ भेजना, आज तो कुरियर हो गया, अगर आपको एक सामान दूसरी जगह पे भेजना है तो आप कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं। बट दैट टाइम पोस्टल सिस्टम वाज देयर वेयर मर्चेंट्स कैन सेंड देयर गुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कोई पैसा लेना देना है, डिस्टेंस में भेजना है, तो पोस्ट सिस्टम वाज वेरी वेरी गुड, राइट। सो जो आपकी गुड्स थी बहुत शॉर्ट टाइम पे दूसरी स्टेट्स में, कंट्रीज़ में भेजी जाती थी। और बहुत सारा स्पाई नेटवर्क भी था जो ये इंश्योर करता था कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो स्पाइस भी थे, ऐसा भी था। पोस्टल सिस्टम बहुत एफिशिएंट था और इसको ऑलमोस्ट 50 दिन लगते थे अगर दिल्ली से सिंध में अपने कोई चीज़ भेजनी है तो हमको कई ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती हैं उस टाइम। तो स्पाइस जो थे सुल्तान के, वो 5 दिन में पहुंच जाते थे दिल्ली से सिंध में। तो स्पाइस आर फास्टर देन अवर पोस्टल सिस्टम, दैट कंपैरिजन ही आल्सो डिड इन दैट। सो सिस्टम वाज वेरी वेरी गुड।
तो ये तो आपका इब्न बटूता की बात हो गई। नाउ बर्नियर ने क्या क्या किया अपना, बर्नियर ने क्या कंपेयर किया, बर्नियर ने क्या देखा, सो वील सी अबाउट इट। इब्न बटूता राइट थिंग्स दैट इम्प्रेस्ड हिम, जो जो चीज़ें उसको इम्प्रेस कर रही थी ही रोट अबाउट इट, राइट। सो एवरीथिंग वॉट एवर ही इम्प्रेस्ड ही यूज टू राइट अबाउट इट। बट फ्रैंकियर बर्नियर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेलेक्चुअल थॉट। He was impressed with Europe so much that he wrote इंडिया के सिचुएशन इज़ ब्लीक, इंडिया की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ऐसा उसने बोला। एंड बिकॉज ही बिलोंग टू ए नोबल फैमिली फ्रॉम फ्रांस, और वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशन से बिलोंग करता था, तो ही रोट डिफरेंटली फ्रॉम दीज राइटर्स। तो फ्रैंकियस बर्नियर ने कंपेयर किया इंडिया को यूरोप के साथ। उसने देखा कि बिकॉज ही वॉज वेरी मच प्री ऑक्यूपाइड, ही वॉज वेरी स्टीरियोटाइप अबाउट यूरोप, तो वॉट एवर ही सॉ ही ट्राई टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विद इंडिया विद यूरोप, राइट। स्पेशली फ्रांस के साथ वो कंपेयर करने की कोशिश करता था, और इंडिया की सिचुएशन उसको अच्छी नहीं लगती थी। ही वॉज नॉट हैप्पी टू सी इंडियन कंडीशन। ही यूज टू राइट ए डिफरेंट मेथड। तो हम लोग देखेंगे कि उसकी जो राइटिंग थी वो मेनली लेटर टाइप के थे, लेटर फॉर्म में लिखता था मेनली, बिकॉज ही वांटेड टू इम्प्रेस पॉलिसी मेकर्स इन फ्रांस, एंड देयरफॉर ही ट्राई टू राइट इन दैट सेंस। और उसको जो अच्छे डिसीजन लगते थे ही यूज्ड टू राइट अबाउट इट। बर्नियर ने मुगल एम्पायर के बारे में भी लिखा, मुगल क्योंकि ही वॉज देयर फॉर सो मेनी ईयर्स इन मुगल कोर्ट एंड ही वॉज अ पोजीशन ऑफ दारा सिखो। So he wrote a lot of things about Indian Mughal court, right? Whatever he observed, he used to have a critical thinking about that. और उसके बारे में उसने अपनी बातें करने की कोशिश करी, राइट। बर्नियर के जो काउंट्स हैं मेनली हिस्ट्री से काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि उसने हिस्ट्री जो मुगल्स की थी वो भी वो किसी यूनिवर्सल फ्रेमवर्क हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करना चाहता था, कोई यूरोप की हिस्ट्री के साथ वो कनेक्ट करना चाह रहा था। तो दैट टाइम ही ट्राइंग फॉर दैट, मुगल्स को भी वो किसी अच्छे लेवल पे लेके करने की कोशिश कर रहा था। मुगल का कंपैरिजन उसने यूरोप के साथ कैसे किया, ही ट्राइड टू कंपेयर मुगल्स विद यूरोपियन रूलर्स, जो यूरोपियन रूलर उस टाइम रूल कर रहे थे, तो मुगल्स के साथ उसने कंपेयर किया, और उसने ये शो किया कि यूरोपियन रूलर्स आर फार फार बेटर देन मुगल रूलर्स। तो उसने दिखाने की कोशिश करी कि इंडियन रूलर्स इतने अच्छे नहीं हैं जैसे यूरोप में हैं, और उसने इंडिया के वर्क को टोटली ऑपोजिट दिखाने की कोशिश करी। एंड ही सॉ दैट इंडियन वॉज वर्किंग ऑन बाइनरी ऑपोजिशन, और इंडिया का जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है यूरोप से। यूरोप की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, और उसके जो अकाउंट्स थे मेनली हायरकी के हिसाब से थे, पहले राजा के बारे में लिखना। सो राइट, सो दैट टाइम ही रोट अबाउट दैट, और ही ऑलवेज स्ट्रेस ऑन वेस्टर्न कल्चर। तो उसने इंडिया के कल्चर को इतना अच्छा नहीं बताया जितना उसने यूरोप को बताने की कोशिश करी है। अब देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रेज्ड, लैंड ओनरशिप, कि जो लैंड है वो किसकी होनी चाहिए, उस पर हक किसका होना चाहिए, कौन ओनर होगा। So what is the fundamental difference between Mughals India and Europe of land? So he tried to compare that. तो बर्नियर के हिसाब से जो फंडामेंटल डिफरेंस है मुगल इंडिया और यूरोप पे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का है, कि इंडिया में आप लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को जनरेट नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू हिम, सो मैक्सिमम प्रॉपर्टी इज ऑफ स्टेट ओन्ड। जो आपका लैंड इंडिया में था वो डेट इज स्टेट का ही है, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, यूरोप में यू कैन हैव private property also. So what he analyzed from this, he found so many drawbacks in this type of policy. उसका ये मानना था कि अगर private property, you cannot have private property, then it's very harmful for a king also, for state also. ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि अगर private property नहीं होगी तो लोग काम नहीं करेंगे और उस पर प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, और इससे आपकी स्टेट को भी नुकसान होगा, राजा को भी होगा। तो दैट इज़ द डिज़ास्टर कॉन्सिक्वेंसेस ही रोट अबाउट इट। तो उसने ये भी लिखा कि जो मैक्सिमम लैंड था दैट इज़ ओन्ड बाय मुगल्स इटसेल्फ, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लैंड को नॉबल्स के बाद। इसका बहुत कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नुकसानदायक हुआ। ही मे बी राइट ऑन दैट इशू, राइट। ऐसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन का कई और ट्रैवलर्स ने भी लिखा कि लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे मुगल्स अपने नॉबल्स के बीच में।
But whatever he wrote, that has been found in maximum travelers account in 16th and 17th century also. तो लैंड मेनली नॉट पास टू द चिल्ड्रन, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो फादर के बाद बेटे का हक नहीं बनेगा लैंड के ऊपर। तो इसी ओनरशिप के चक्कर में मेनली सो बर्नियर टोल्ड दैट देन पीपल विल नॉट वर्क हार्ड, लोग मेहनत नहीं करेंगे अपने लैंड पे, क्योंकि उनको लगेगा ये मेरी तो है नहीं, and that was it, and that this land cannot be passed to my kids, right? So no investment will be carried on a farms. तो लैंड को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश वो लोग नहीं करेंगे। सो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग वर देयर, और जब ऐसा कुछ होगा तो प्रोडक्शन भी आपकी खेतों में नहीं होगी, एग्रीकल्चर में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो मेनली ही सॉ दैट टोटली प्राइवेट ओनरशिप वॉज मिसिंग, ठीक है, कोई लैंड लॉर्ड नहीं थे, ऐसा यूरोप में नहीं था। तो ही रोट दैट वेस्टर्न यूरोप में अगर हम देखेंगे तो लैंड ओनरशिप जो है वो मेनली प्राइवेट में है, राइट? सो दैट इज़ नॉट अंडर स्टेट। तो इसमें क्या होता है, दैट कैन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, दैट विल इंश्योर मोर प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू स्टेट आल्सो। तो इससे आपका जो लैंड में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर प्राइवेट लैंड होगा, आपकी प्राइवेट ओनरशिप होगी, तो दैट्स गुड, राइट? एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें आपका जो पीजेंट्स की कंडीशन ख़राब नहीं होगी, कंडीशंस इम्प्रूव होगी। लेकिन इंडिया में सिचुएशन डिफरेंट थी, बिकॉज ओनरशिप वॉज नॉट ऑफ पीजेंट्स, तो इससे हालत और ख़राब होती चलेगी। लोगों का जो पीजेंट्स की कंडीशन थी दैट वॉज वेरी वेरी हॉरेबल, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अच्छा नहीं था। रूलिंग क्लास तो एंजॉय कर रही थी बाकी, लेकिन जो पीजेंट क्लास थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो ही रोट अबाउट दैट। तो बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी के बारे में भी लिखने की कोशिश करी है। उसने लिखा इंडियन सोसाइटी मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ इम्पॉवरिश्ड पीपल, कि एक ग्रुप है, भीड़ है, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है, जो मैक्सिमम लोगों की हालत बहुत ख़राब है। देयरफॉर ही रोट इम्पॉवरिश्ड पीपल and few people are only ruling, maximum people are under them. So he wrote that maximum condition of Indian peoples are not up to the mark, and some people are very rich and very powerful, but rest of the people are living under them only, and they are having very bad condition, and nothing has been mentioned about middle class. आपकी दो ही क्लासेस उस टाइम इंडिया में प्रिवेलेंट करती थी, वन इज़ रिच क्लास एंड वन इज़ पुअर क्लास। देयर वाज नो मिडिल क्लास बिटवीन देम। सो मिडिल क्लास इन दोनों का ग्रुप के बीच की होती है। So that has not been mentioned by Barnier, and that's the reason why he wrote about that, and he was very very sure that there was no middle class which was there. And then he wrote about Mughal Empire. तो उन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में भी लिखने की कोशिश करी। तो बार्नियर ने जो मुगल कोर्ट में देखा, because he was a part of a मुगल court, so he wrote lot of things about मुगल एम्पायर also. उसने देखा कि जो मुगल एम्पायर है, जो राजा है, और उसको राजा को बोला कि राजा बेगर्स का है, बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर इन वेरी बैड कंडीशन, दे आर अंडर इम्पोवर्इश्ड कंडीशन। सो ही रोट दैट किंग इज़ अ किंग ऑफ बेगर्स एंड बार्बरियन, जंगलियों का राजा है। तो मुगल एम्पायर के लिए उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया, और उसने ये भी लिखा कि जो इंडियन सिटीज़ हैं और जो टाउन्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, दे वर र्यून्ड, और उस बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, बहुत गंदे हैं, उसमें गंदी हवा मूव करती है, इन एयर होती है। फील्ड्स में भी आपको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं दिखती, बल्कि आपको बुशेस दिखते हैं और मार्शेस दिखते हैं, छोटे छोटे बुश और छोटे छोटे घास उगते हुए दिखते हैं। एंड दैट वाज द रीज़न वाई कंटेमिनेशन अकर्स। तो इसके कारण ये क्यों हुआ, क्योंकि मैक्सिमम लैंड इज़ अंडर किंग, और जो रूलर है लैंड का वो किंग ही है, बाकी कोई नहीं है। बट आई थिंक सो उन्होंने एक्सेप्शन में लिख लिया, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल अननेसेसरी लिखने की कोशिश करी है, बिकॉज ही वांटेड टू शो सुपेरियरिटी ऑफ यूरोप। सो दैट मे बी द रीज़न व्हाट ही रोट। एंड देन देयर वाज अ पर्सन वाज इन द कोर्ट ऑफ मुगल, अबुल फजल। उन्होंने लैंड रेवेन्यू के बारे में इंडिया में काफ़ी कुछ लिखा है। अबुल फजल वाज मेनली ऑफिशियल, आप बोल सकते हो 16th सेंचुरी में ही वॉज एन ऑफिशियल क्रॉनिकल। ही रोट लैंड ओनरशिप का पूरा डिटेल रखते थे अब्दुल फजल अकबर के टाइम में। सो ही डिस्क्राइब अबाउट लैंड रेवेन्यू और रिम्यूनरेशन, कितना फ़ायदा राजा अपने लोगों को देता था।
सो ही रोट अबाउट दैट आल्सो। अबुल फजल वाज ए राइटर, तो उनका जो डिटेल है आज भी रिलेवेंट है। एंड मैक्सिमम मेथड हैज़ बीन फॉलोड इन आवर रेवेन्यू सिस्टम हैज़ बीन पिक्ड अप फ्रॉम so many European travelers also claim is the same thing whatever Barnier has told. उन्होंने भी ऑलमोस्ट ऐसा ही किया है। तो यूरोपियन ट्रैवलर्स ने ऐसा क्लेम किया कि जो रेंट होता है, जो लैंड से होता है, वो रेंट लैंड रेवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा है, इट्स वेरी हाई अकॉर्डिंग टू देम दैट। एंड व्हाट दिस एक्चुअली रेंट और लैंड टैक्स एक्चुअली मीन, व्हाट डज इट मीन, इट्स नॉट क्लियर, राइट। मेनली रेंट और रेवेन्यू और लैंड टैक्सेस मेनली ऑन अ क्रॉप, किसी क्रॉप पे लगाया जाता है। सो दैट्स सो मेनली आपको बर्नियर पर कई थ्योरी देने वालों का इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। तो व्हाट एक्चुअली ही स्ट्रेस्ड ऑन, मेनली बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑन लैंड रेवेन्यू टैक्स हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड। वी कम अक्रॉस विद सो मेनी स्कॉलर्स इन 18th century. He wrote about different type of economies. So he was mainly we come across with so many theorists. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है मोंटेस्क्यू। हिज आइडिया वॉज ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, एक थ्योरी दी थी। एंड दिस मोंटेस्क्यू वॉज ए फ्रेंच फिलोसफर, ही वॉज मेनली फ्रॉम फ्रांस एंड ही ट्राइड टू गिव हिज ओन आइडिया of oriental despotism. What does oriental despotism stands for? ये मतलब क्या होता है? What type of theory? He told that rulers in Asia and the people who are living in Asia are called Orient or East, right? They have a total authority on land. उनका पूरा कमांड है लैंड के ऊपर, अपने लोगों पर। And therefore other people except nobles and kings, they were under poverty. उनकी हालत बहुत बुरी है, right? So land belonged to king and there was no private property. So that type of theory Montesquieu tried to give. So definitely अगर फ्रैंकियर बार्नियर भी ऐसा कुछ कह रहा है तो he was impressed with this type of theory. So everything was of emperor and his noble, and बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। So according to his view, except emperor, राजा के अलावा या उसके नॉवेल्स के अलावा कोई भी आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दैट वाज अ थ्योरी। अगेन अनदर फिलोसफर जिनका नाम कार्ल मार्क्स था, तो ही हैज़ गिवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, इस आइडिया को मोंटेस्क्यू को डेवलप किया विद अ न्यू थ्योरी दैट इज़ कॉल्ड एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय दैट इज़ इन कार्ल मार्क्स इन 19th century. ही वॉज अ वेरी फेमस स्कॉलर, बहुत रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी है यूरोपियन सोसाइटी में कार्ल मार्क्स ने। तो व्हाट टाइप ऑफ दिस एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन सेज, ही आर्ग्यू, उन्होंने ये कहा कि इंडिया और जो बाकी एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर कॉलोनिज्म से पहले की बात करें, जब से यूरोपियन कंट्रीज़ का रूल होना स्टार्ट हुआ उससे पहले की बात, सरप्लस वॉज मेनली टेकन बाय स्टेट इटसेल्फ, स्टेट ही अपने में ले लेता था। और इसके कारण क्या हुआ, जो सरप्लस भी एक प्राइवेट लोगों के पास नहीं हो पाया। वी कम अक्रॉस विद सो मेनी ऑटोनोमस रूलर्स, हमारे को बहुत सारे नॉबल्स और रूलर्स देखने को मिलते हैं। ए न्यू टाइप ऑफ क्लास इमर्ज दैट इज़ कॉल्ड एग्लिटेरियन विलेज कम्युनिटीज़। तो आपको दूसरी जो क्लास है वो आपको पीजेंट्री की मिलते हैं। सो मेनली इफ यू सी, तो इम्पीरियल कोर्ट होती थी, ठीक है, एक कोर्ट बनाई जाती थी विलेज कम्युनिटीज़ के ऊपर जिसको इम्पीरियल कोर्ट कहा जाता था। और इस इट हैज़ सो मच पावर, इट हैज़ टोटल ऑटोनोमस बॉडी, और यही सारा कंट्रोल करती थी सरप्लस जो भी फील्ड में या खेतों में विलेज में उगता था। तो दैट इज़ मेनली कंट्रोल बाय दैम। सो दिस इस जो इम्पीरियल कोर्ट को ही कॉल्ड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम। ये एक रुका हुआ सिस्टम था क्योंकि इसमें आगे फ्लो होने के चांसेस, प्राइवेट प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो गए। एंड देन 16th and 17th century, अगर इफ यू सी द सिचुएशन ऑफ रूरल इंडिया, तो वी कम अक्रॉस इट इज़ लाइक दैट ओनली। सो इंडियन कंडीशन वॉज ऑलमोस्ट इन दैट शेप व्हाट दे रोट अबाउट इट। तो अगर हम 16th और 17th century में इंडिया का, रूरल इंडिया का देखें, सोसाइटी को देखें, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें, तो इंडिया में कैसी कंडीशन थी। तो इन 16th and 17th century, mainly rural society was
characterized by so much differentiation in social and economic classes. हमको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलते हैं, हमको डिफरेंट टाइप की ज़िम्मेदार क्लास भी देखने को मिलती हैं, राइट जो बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदार भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं 16th 17th सेंचुरी में रूरल इंडिया में. वी कम अक्रॉस विद द लेबरर्स विच आर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल. हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे, ज़िम्मेदार अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे और बाकी लोग दे हैव टू वर्क अंडर हिम, राइट. सो दिस ज़िम्मेदार are enjoying rights, superior rights on land also and other things, and this landless labor had to work for them, right. तो इन रोल क्या था इन बड़े बड़े पीजेंट जिम्मेदार्स का? तो बिग पीजेंट्स मेनली यूज टू हैव हायरिंग लेबर, और वो लेबर को हायर करती थी और अपने लिए प्रोडक्शन का काम करवाते थे. वी कम अक्रॉस विद स्मॉल पीजेंट्स आल्सो. हमें ऐसे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे पीजेंट्स भी देखने को मिलते हैं जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, वो अपने गुजारे के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए वो चीज़ें उगाते थे. सो दैट टाइप सिस्टम वाज आल्सो प्रेवलेंट. नाउ न्यू टॉपिक दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी. आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी में दिखेगी. तो बर्नियर ने हिंट किया ऐसी रियलिटी के बारे में जो बहुत कॉम्प्लेक्स है इंडिया में, राइट. सो मुगल स्टेट को उसने टायरनिकल बताया, अत्याचारी बताया उसने. ही स्ट्रेस दैट मुगल स्टेट वाज टायरनिकल, बहुत अत्याचार करती है. मेनली उसके जितने सारे डिस्क्रिप्शंस हैं दैट हिंटिंग ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, एंड ही वाज स्ट्रेसिंग दैट देयर वाज अ सोसाइटी विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. और जो आर्टिशन की हालत थी वो बहुत ख़राब थी. जो आर्टिस्ट का काम करते थे और जो क्रिएटिविटी का काम करते थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी. दे डजंट हैव एनी इंसेंटिव. व्हेन पर्सन विल नॉट गेट एनी इंसेंटिव दे विल नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी. तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट आर टेकन बाय स्टेट. तो आर्टिशन को नहीं दिया जाता था. सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ आर्टिशंस आल्सो. और जो मैन्युफैक्चरर्स है they were also in decline because they are not getting any incentive. Maximum profit has been taken by state and they don't have any command on it. But there was inflow of gold and silver. ऐसा नहीं है कि बाकी gold और silver का inflow नहीं होता था. तो maximum quantities of gold and silver from world flowed into India, right? और manufacturer export करते थे, जो चीज़ें खरीदते थे उसके बदले में वो गोल्ड और सिल्वर में उसको दिया करते, पैसे देते थे, राइट. सो दैट वाज इट. वी कम अक्रॉस विद सम मर्चेंट्स व्हिच आर वेरी प्रॉस्परस. ऐसा नहीं है हम कि सारे लोग गरीब थे. देयर वर इंस्टेंसेस व्हिच ही मेंशन दैट देयर वर प्रॉस्परस मर्चेंट्स. सो वी कम अक्रॉस विद सम मर्चेंट्स व्हिच यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंजेस, जिनका ट्रेड बहुत दूर तक फैला हुआ था. वी कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ पीपल आल्सो. सो 17th सेंचुरी अराउंड 15% ऑफ द पीपल लिव इन टाउन. 15% के लोग टाउन्स में रहते थे, राइट. सो दैट वाज आल्सो देयर. मोर देन 15% पीपल लिव इन टाउन. सो मोर पॉपुलेशन देयर इन टाउन. अगर आप कंपेयर करेंगे इंग्लैंड के साथ तो आपको दिखेगा कि इंडिया में टाउन में जो पॉपुलेशन थी 17th सेंचुरी में दैट इज़ मोर देन इंग्लैंड, राइट. सो दैट मैक्सिमम पीपल लिव इन अर्बन एरिया एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप इन सेम पीरियड. We come across with some type of town which are called camp towns. Bernier described Mughal city as a camp towns. इसका मतलब ये है कि they have to depend for their survival for imperial rule, right? राजा पे इन लोगों को एक तरीके से they have to depend on it. Their total dependence is on ruler. So therefore he used the word camp towns. ये टाउन्स, कैंप टाउन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? उसको ऐसा लगता है कि जब इम्पीरियल कोर्ट मूव करती होगी और धीरे धीरे उसका डिक्लाइन शुरू हुआ होगा, उसके बाद ये कैंप टाउन्स का फॉर्मेशन हुआ होगा. एंड मेनली ही सी डिपेंडेंस ऑफ ए कैंप टाउन्स. अब कैंप टाउन की डिपेंडेंस टोटली राजा के ऊपर है. एंड बट ही सजेस्टेड दैट कोई ऐसा हमें सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन नज़र नहीं आता जिसमें राजा इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग. सो ही वॉज नॉट क्लियर अबाउट एवोल्यूशन ऑफ दिस. मेनली बर्नियर ट्राई टू सिंप्लीफाई पिक्चर ऑफ लैंड ओनरशिप. उसने ट्राई करने की कोशिश करी लैंड ओनरशिप को बहुत सिंप्लीफाई में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि बर्नियर वॉज ट्राई टू एक्सप्लेन पिक्चर ऑफ लैंड ओनरशिप कैसी रही होगी. तो उसने ट्राई करने की कोशिश करी अपने सिंपल वे में.
अब टाइप्स ऑफ टाउन्स की हम लोग बात करेंगे, किस टाइप के टाउन्स आपको इंडिया में दिखते थे। तो देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ टाउन्स विच आर देयर। देयर वर मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, वी हैव ट्रेडिंग टाउन्स, स्पेशल टाउन्स आर देयर विच आर कॉल्ड पोर्ट टाउन्स, एंड वी हैव सम रिलीजियस सेंटर दैट इज कॉल्ड सैक्रेड सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन्स, ऐसे टाउन्स भी देखने को मिलते हैं। टाउन इज़ एन इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि आपका शहर आपके मर्चेंट कम्युनिटीज़ के कारण नोन होता है। सो दिस इज़ एन इंडिकेटर, इफ मोर मर्चेंट कम्युनिटीज़ आर लिविंग इन दैट टाउन, more prosperous will be town. So that indicate which type of town you have. So we come across a strong network of merchant communities. तो आप लोग देखेंगे शहरों में पूरा strong community tie up थी उनकी, और we come across a caste type of occupation also, एक ही caste एक type का occupation करती है. So that was also there. We come across with some name of groups. merchants में हम लोगों को वेस्ट इंडिया में भी देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो बहुत पावरफुल थे। जैसे वेस्टर्न इंडिया में वी कॉल्ड सम ग्रुप कॉल्ड महाजन्स एंड चीफ, देन सेठ, दिस टाइप ऑफ नेम्स वर देयर और वेरी प्रॉस्पर मर्चेंट्स, उनको ऐसा कहा जाता था। अहमदाबाद में भी आपको एक एग्जांपल दिखता है, महाजन, एक अहमदाबाद में महाजन थे जिनका नाम था नगर सेठ। अर्बन सेंटर में आपको ऐसे कुछ नाम देखने को मिलता है। अहमदाबाद में वी हैव महाजन्स। Who are these महाजन? Mainly they represented whole caste of their own. एक पूरी कास्ट के हेड होते थे जिनको महाजन कहा जाता था, राइट। और उसको आप नगर सेठ भी कहते थे। तो नगर सेठ, आप सेठ होना पूरे नगर का। आपको कुछ और टाइप के अर्बन ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं सिटी में। We come across with some professional classes are also there, some group of physician, डॉक्टर्स का भी ग्रुप मिलता था जो हकीम और वेद होते थे। टीचर्स भी देखने को मिलते थे सिटी में। some lawyers also, group of वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्टर्स, then musicians, calligraphers also there. Then we have so much dependence on patronage. So many professionals were there. बट दे हैव टू डिपेंड फॉर पैटर्नेज, संरक्षण देने के लिए किसी पे डिपेंड होते थे वो। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस ऑफ पीपल आर आल्सो देयर। सम पीपल हैव टू डिपेंड टोटली ऑन इम्पीरियल पैटर्नेज, तो ये लोग टोटल राजा पे डिपेंड करते थे। कुछ लोग अपनी लिविंग किसी और पैटर्न पे डिपेंड होकर भी पूरी कर लेते थे। वाइल इफ यू सी मैक्सिमम पीपल दे हैव टू सर्व सम ऑर्डिनरी पीपल, सो दैट वाज देयर। तो हम लोगों को ये सब देखने को मिल रहा था मार्केट्स में और अर्बन एरियाज में। नाउ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक दैट वुमेन स्लेव्स और आल्सो देयर, सती सिस्टम वाज आल्सो देयर, लेबरर्स का भी पता देखने को मिलता है। ट्रैवलर्स जो होते थे दे वर आल्सो नॉट हैप्पी विद द कंडीशन ऑफ वुमेन। कंडीशन लॉट ऑफ वुमेन वाज पैथेटिक, जो कंडीशन थी लेडीज़ की वो बहुत बुरी थी। कुछ ट्रैवलर्स ने काफ़ी अपना अकाउंट लिखने की कोशिश करी, बट दे मेनली स्ट्रेस ऑन मेन, राइट, एंड दे वर नॉट राइटिंग सो मच ऑफ कंडीशन ऑफ वुमेन इन सब कॉन्टिनेंट, बट सम ट्रैवलर्स ट्राइड फॉर दैट। कुछ ट्रैवलर्स ने ऐसा मेंशन किया, राइट, और ऐसा भी मेंशन किया कि कुछ सोशल इनइक्वालिटीज़ शहरों में देखने को मिल रही थी। तो समवन रोट अबाउट सोशल इनइक्वालिटीज़, राइट, पर इट हैज़ बीन ग्रांटेड एज ए नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर। ये नेचर ने ही ऐसा कर दिया है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, फीमेल्स को मौके नहीं मिलना, सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स वर आल्सो देयर। सो सम ट्रैवलर्स रोट अबाउट दैट आल्सो। स्लेव्स वर देयर, स्लेव्स को जैसे ट्रेड किया जाता था एंड दैट वाज एक्सचेंज एंड सोल्ड ओपनली। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स लाइक ए कमोडिटीज एंड इट हैज़ बीन गिवन एज ए गिफ्ट टू अदर्स। सो स्लेव्स वर परचेज बाय इब्न बटूता आल्सो। उसने कुछ स्लेव्स खरीदे थे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। सो व्हेन इब्न बटूता रीच सिंध, ही परचेज सम हॉर्सेस, ही परचेज सम कैमल्स, ही परचेज सम स्लेव्स आल्सो एज ए गिफ्ट फॉर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। उनके लिए खरीदे थे। सो मेनली सो मेनी आइटम्स हैव बीन गिवन बाय इब्न बटूता टू गवर्नर ऑफ मुल्तान। ऐसा भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। जब वो मुल्तान पहुंचा, देन ही गिवन ए गिफ्ट टू गवर्नर, राइट। उसने एक स्लेव दिया, एक हॉर्स दिया, ठीक है, कुछ रेसिन्स, वेस्ट ऑफ अ ट्री दिए, आलमंड्स दिए। तो दैट इज
मोहम्मद बिन तुगलक को भी कई चीज़ों का गिफ्ट दिया गया था, राइट। और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ आइटम्स नसीरुद्दीन को दिए थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता लगा, व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड दैट इब्न बतूता वाज देयर, राइट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.